और आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की आपसे बात करेंगे। इसरो आज एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम देने जा रहा है। आज एक वेदर सैटेलाइट को गिराने की तैयारी है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT1 को आज गिराया जा रहा है। बड़ी खबर आज की, ये सैटेलाइट 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इसका काम मौसम और जलवायु के बारे में जानकारी जुटाना था, लेकिन इसका वक्त अब खत्म हो चुका है। 2011 से लेकर 2023 आ गया। 2021 में इसकी जरूरत जो थी वो खत्म हो गई थी, इसका वक्त खत्म हो चुका था। अब इसे प्रशांत महासागर में गिराने की योजना है और इसरो आज इस एक बड़े चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम देने जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में है। सैटेलाइट MT1 को आज इसरो गिराएगा, तो इसको गिराने की जरूरत क्यों महसूस हुई इसरो को? इसका जब काम खत्म हो गया था तो अब आगे इस काम को कौन करेगा? ये तमाम वो मुद्दे, ये तमाम वो सवाल जो आपके जहन में इस समय आ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे हम लेंगे। लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं आज इस MT1 सैटेलाइट को कैसे गिराया जाएगा। तो ये देखिए 125 किलो इसके अंदर ईंधन है, तो ये एक बड़ी चुनौती होगा इसरो के लिए कि गिरने के बाद ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। इसको कैसे ब्लास्ट करके गिराया जाएगा और कैसे इसको समुद्र में गिराने की कोशिश रहेगी ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, जानमाल का कोई नुकसान ना हो। एनिमेशन के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 में इस सैटेलाइट को 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था, मेगा ट्रॉपिक्स। और हमारे साथ देखिए ये तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। CMD स्पेस इंडिया के विक्रांत नारंग जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सचिन बांबा CMD एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया के हैं और मिर्जा फैजाम साहब भी हैं। सचिन बांबा जी, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। इस सैटेलाइट को गिराने की जरूरत आखिर इसरो को क्यों महसूस हुई और क्यों इसको गिराया जा रहा है? क्योंकि ऐसा अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, एक आम आदमी की भाषा में, तो सैटेलाइट में हजारों लाखों ऑर्बिट में घूम रही है सैटेलाइट्स, फिर इस सैटेलाइट को गिराना क्यों है? देखिए अभी 2018 के आसपास एक मुहिम शुरू हुई है कि हम लोग जो भी कोई भी देश अगर कोई भी सैटेलाइट अब स्पेस में भेजता है, चाहे उसका कोई भी साइज हो, उसको उसका रख रखाव रखना, वो किसी और से टकराए नहीं, किसी और देश के किसी और सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचाए। और अब तो ह्यूमंस भी स्पेस में रहने लगे हैं। हम खुद भी अभी अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कमेटी बनी, IADC उसका नाम है, जिसका मतलब है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कंट्रोल कमेटी, जिसने एक रिकमेंडेशन क्रिएट की कि अगर कोई देश अब कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च करता है तो उसको सेफली या तो उतारना या फिर उसको एक ऐसे ऑर्बिट में ले जा करके छोड़ देना कि वो बाकी जगहों को नुकसान ना पहुंचाए, बाकी सैटेलाइट्स को, बाकी स्पेस में फेयरिंग चीजों को नुकसान ना पहुंचा पाए। वैज्ञानिक मिर्जा फैजाम साहब भी जुड़े हुए हैं। फैजाम साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं और मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इस तरीके का जो ऑपरेशन जो इसरो इस काम को करने जा रही है, अमेरिका ने किया है? क्या इस तरीके की सैटेलाइट्स की सेफ लैंडिंग कराई गई है बिना किसी जानमाल के नुकसान के? और कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये काम? डेफिनेटली शोभना, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, करते रहते हैं। अब तक साउथ पैसिफिक ओशन में लगभग 260 सैटेलाइट्स गिराई जा चुकी हैं। ये बिल्कुल तय है कि बहुत कम कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटीज है। लगभग मैन स्पेस फ्लाइट को वापस लेकर के आने की जिस 3 कंट्री के पास इस कैपेबिलिटी है अभी, USA, रशिया एंड चाइना। लेकिन अनमैन्ड ऑब्जेक्ट को, जिसको सैटेलाइट बोल सकते हैं, या अनमैन्ड मिशंस को जिस 6 कंट्री की कैपेबिलिटी है, रशिया, चाइना, USA, इंडिया, जापान एंड ईस्टर्न स्पेस एजेंसीज। तो ये चीज़ क्रिटिकल तो है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाए तो जानमाल के नुकसान हो सकता है, पॉपुलेटेड एरिया पे भी गिर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट होते वक्त कोई टॉक्सिक एलिमेंट है तो वो भी हमारे वायुमंडल में आ सकता है। तो ये क्रिटिकल है क्योंकि बहुत स्टीप एंगल पे एंट्री करना होता है, और वो एंगल अगर ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट वापस स्पेस के अंदर जा सकता है। क्योंकि वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो इट जनरेट्स अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट। तो -1.5 डिग्री पर एटमॉस्फेयर में एंट्री करके और डिफरेंट स्टीप एंगल ओरिएंटेशन करके
इसको हमें देखते हैं कि स्पेसिफिक एक जगह पे गिराना है हमें, वो ठीक जो है। साउथ पैसिफिक में स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, मैं विक्रांत नारंग आपका रुख करना चाहूँगी। आपने सुना मिर्ज़ा फैज़ान साहब को, आप भी स्पेस साइंटिस्ट हैं। ये बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और जो सबसे बड़ी चिंता है वो 125 किलो जो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि पहले उस फ्यूल को एग्जिट करा दिया जाए, उस निकाल दिया जाए, उसके बाद इसको लैंड कराया जाए? ये कैसे कैसे होता होगा? ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताएं। जी, मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। पहले तो कोई भी चीज़ स्पेस में रहती कैसे, एक सैटेलाइट कैसे है स्पेस में, वो चल रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ स्पेस में जाती है तो टिकती कैसे, वो बहुत तेज़ी से चलती है, जिसको हम कहते हैं उसकी ऑर्बिट करेक्ट, यानी कि कक्षा, यानी कि गोली की 8 टाइम्स स्पीड से या और भी 8 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से कोई भी चीज़ चल रही है और जब आप उसको नीचे लाना चाह रहे हैं तो उसकी गति पहले धीरे की जाएगी। राइट नाउ ये सैटेलाइट अभी हमारे मैप्स के हिसाब से अफ्रीका के ऊपर है और अभी 4:30 बजे इसका एक मैनूवर होगा, जिससे जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है ये सैटेलाइट, ये धरती है तो इसको धीरे किया जाएगा ताकि ये नीचे आए और कंट्रोल्ड वे में लाया जाएगा। यानी कि जैसे सर ने बताया अभी कि कंट्रोल्ड वे के लिए हमारे को एक स्टीप एंगल रखना पड़ेगा ताकि ये पैसिफिक ओशन के एक लिमिटेड एरिया के अंदर गिरे, एज अपोज टू अनकंट्रोल्ड, जिसमें कि हम इतने स्टीप एंगल में ना लाके उसको ऐसे करते हैं कि वो ओवर फुल कक्षा में नीचे जाएगा। तो आप मान लीजिए कि धरती में ऐसी हज़ारों सैटेलाइट्स हैं जो बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के साथ रास्ता काटती हैं और आने वाले पिछले कुछ सालों में बड़ी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि जैसे रेड लाइट पे आप अगर आप गाड़ी रोके ना तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ कोलिजन की संभावना, इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं लेकिन सब मिलियंस ऑफ कोलिजन्स की संभावना लास्ट कुछ सालों में ऐसी बनी है, फॉर्चुनेटली हुई नहीं। और आने वाले कुछ सालों में जब ये सैटेलाइट बढ़ जाएंगी तो हमारे को ये कंट्रोल्ड री एंट्री करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो आज क्या किया जाएगा कि इसको धीरे से धीरे किए करके एटमॉस्फेयर के अंदर, हाई स्कूल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, न्यूटन्स लॉज के ज़रिए इसको हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर ला के इतनी तेज़ी से गिरेगी। तो ये जो फ्यूल की बात आपने की है, वो फ्यूल थैंकफुली इस सैटेलाइट में फ्यूल है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नहीं तो ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर फ्यूल ही नहीं है और वो हमारे लिए खतरे का कारण बने हुए हैं, अनवांटेड। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि समझने की बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये इस तरह के काम के लिए, यानी कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग के लिए बनाया नहीं गया था। तो ये आज का दिन खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसरो जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बनाया नहीं गया था उसमें ये कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग करने वाला है। इस वजह से आज का दिन भारत के लिए बहुत खास दिन होने वाला है और थैंकफुली उसमें फ्यूल है जो ये ट्राई किया जा सकता है। मिर्जा फैजान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि अभी दोनों साइंटिस्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि ऐसे हजारों सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में घूम रही हैं और एक आसान शब्दों में रेड लाइट पर कोई रुकने को तैयार नहीं है, तो ये कोलिजन हो सकता है, तो ये दुनिया के लिए भी खतरा हो सकता है। क्या कोई ऐसी सीमा भी तय की गई है कि साहब एक देश इतनी ही सैटेलाइट्स अब लॉन्च कर पाएगा और इस तरीके से उसको कंट्रोल करना है? मैं लेमैन्स भाषा में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो जमीन पर है उसकी तो चिंता ही है कि भाई आप तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लॉन्च पे लॉन्च किए जा रहे हैं, हमारी जान खतरे में डाल देंगे। शुभना, दो चीज बता दूं यहाँ पर। पहले तो कि नहीं, अभी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि नहीं एक देश इतनी ही करेगा। थोड़ा सा डेटा यहाँ पर दे दूं कि लो अर्थ ऑर्बिट में 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर साइज के लगभग 5 लाख ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 सेंटीमीटर से अबव साइज के लगभग 25,000 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम स्पेस डेब्री बोलते हैं। बिल्कुल ये और ये 17,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चक्कर खा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारे मित्र ने बताया कि उनको स्पीड में रहेंगे अगर तभी वो ऑर्बिट में रहेंगे। तो ये खतरा तो है। अब लोगों को जो जमीन पर खतरा नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये चीजें अगर आ जाती हैं, एक तो वो ऑर्बिट में है तो आएंगी नहीं अर्थ पे। अगर वो आती हैं तो अर्थ में जैसे ये एंट्री करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आते ही उनकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो जल जाते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा उन ऑब्जेक्ट से होता है जो इतने बड़े होते हैं कि वो जल करके भी कुछ पीसेस साबुत तरीके पे पॉपुलेशन के ऊपर गिर जाए और गिरने के बाद किसी को जान माल की हानि पहुंचा दे। आज तक रिकॉर्ड में सिर्फ एक लेडी अमेरिका में, उनको एक स्पेस डेब्री गिरने से थोड़ी सी चोट आई है। अच्छा।
बस ये इतना ही एक्सीडेंट हुआ है गिरती हुई सैटेलाइट से। चलिए, बड़ी राहत ऐसे कोई बहुत ज्यादा खतरा बड़ी नहीं है राहत इस पे। महसूस हो रही है, बड़ी राहत महसूस हो रही है आप साइंटिस्ट को सुनकर, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा ये सोच रहा है साहब आप 125 किलो का ऊपर से फ्यूल गिरेगा और पता नहीं कहाँ गिरेगा। क्या ये भारत इस तरीके के जो सैटेलाइट फॉल है इसको पहली बार करा रहा है विक्रांत जी? एक्चुअली भारत पहले करा चुका है, लेकिन पहले ये कंट्रोल्ड एंट्री जो हम जो समझ पाए हैं वो पहले कई बार कराई जा चुकी है। लेकिन चैलेंजिंग बात इस सैटेलाइट में ये है कि ये सैटेलाइट बनी नहीं है कंट्रोल्ड एंट्री के लिए। तो क्या किया गया है कि बड़े सारे साइंटिस्ट, यानी कि एक सैटेलाइट की पूरी, अब हमें नहीं पता इसमें कुछ सिस्टम्स चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे, तो सारे जो उनकी प्रोपल्शन टीम है, एरोडायनामिक्स टीम है, इलेक्ट्रिकल ऑनबोर्ड सिस्टम्स वाली टीम है, सबने मिल के ये डिसाइड किया। तो ये एक पहली बार ये एक तरह से मान लीजिए उस तरह की सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा रहा है जो इस काम के लिए बनी नहीं थी। हमें ठीक है बांबा जी, अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, इस सैटेलाइट की जो है वो इस्तेमाल टाइम जो था, उम्र इसकी खत्म हो चुकी थी, तो अब इसको गिराना है, लेकिन ये मौसम की जानकारी देता था, तो अब वो जानकारी हमें कैसे मिलेगी और ये क्या क्या काम करता था? जी, इसरो ऑलरेडी, हम लोग पूरी तरह से सक्षम है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सैटेलाइट इनफैक्ट स्पेस में डाल रखे हैं। अब हम तो मौसम की जानकारी से बहुत आगे चले गए हैं। हम जानते हैं कि इसरो की कैपेबिलिटी ऐसी रही है कि ना सिर्फ अपने देश के बल्कि बाकी देशों के भी सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। सो हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम्स हैं जो हमारे वेदर के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। इनफैक्ट फिशिंग की पॉसिबिलिटीज़, इनफैक्ट फार्मर्स की मदद करने के लिए, एग्रीकल्चर को देखने के लिए सैटेलाइट्स। इसके साथ साथ हम तो अब गूगल के जो हम मैप्स यूज़ करते हैं उसकी जगह अपना खुद का एक पूरा प्लेटफॉर्म ला चुके हैं। तो इसरो के पास पूरी कैपेबिलिटी है। ये रिडंडेंट हो चुका है, इसीलिए इसको उतारा जा रहा है। बिल्कुल, और 3 साल इससे काम लेना था, लेकिन 10 साल इससे काम ले लिया गया। तो आप सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आसान शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है उसको समझाया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मिशन भारत इस समय कर रहा है, इसरो करने जा रहा है, वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।